भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। एक ऐसी संस्कृति जो न सिर्फ सदियों पुरानी है बल्कि समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। वेदों की ऋचाओं से लेकर मंदिरों की मूर्तिकला तक, संतों की वाणी से लेकर लोकगीतों की मधुरता तक, हर रंग, हर सुर, हर विचार में ये देश एक जीवंत परंपरा की तरह धड़कता है। संस्कृति संवाद उसी परंपरा को आप सबसे जोड़ने की एक कोशिश है, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत की विविध कलाओं, संगीत, साहित्य और दर्शन की कुछ अनमोल झलकियां। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और नजर डालते हैं आज के शो की खास झलकियों पर। जापान के ओसाका शहर में भारत ने अपनी सांस्कृतिक गौरव गाथा को विश्व मंच पर जीवंत किया। संविधान सभा के सदस्यों को गहन विचार विमर्श द्वारा संविधान को अंतिम रूप देने में 3 वर्ष का समय लगा। According to भारतीय संगीत कोश written by विमलकांत रॉय चौधरी was the senior. बराही गांव गुजरात राज्य के पाटण जिले में स्थित है। संतालपुर पालनपुर हाईवे बराही गांव के बीच से होकर गुजरता है। तो चलिए इस सेगमेंट में अब हम आपको लिए चलते हैं जापान के ओसाका शहर, जहां 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में इंडियन पेविलियन बना है वैश्विक आकर्षण का केंद्र। आईजीएनसी द्वारा क्यूरेट किया गया ये भारत मंडपन केवल वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्भुत नहीं है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक सोच का प्रतीक भी है। पद्मपाणि बोधिसत्व की भव्य छवि, बहती जलधारा और वसुदैव कुटुंबकम की भावना इस मंडप को खास बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इस सांस्कृतिक गौरव की खास झलक। कि वह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का न केवल रक्षक है बल्कि उसका श्रेष्ठ प्रस्तोता भी है। और अब जापान के ओसाका ट्रेड फेयर में जहां विश्व की बड़ी आर्थिक ताकतें अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, भारत मंडप की जिम्मेदारी फिर आईजीएनसी को सौंपी गई, वो भी अंतिम क्षणों में। पर यह यात्रा आसान नहीं थी। इस अद्भुत उपलब्धि के पीछे था भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और आईटीपीओ का अटूट विश्वास और सहयोग, और संस्कृति मंत्रालय का सतत समर्थन, जिसने आईजीएनसीए को हर कदम पर संबल दिया। इन सब के बीच आईजीएनसीए के नेतृत्व में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने इस असंभव कार्य को संभव बना दिया।
है। नीला कमल, बोधि वृक्ष और बहती जलधारा जैसे प्रतीकों के माध्यम से भारत की सनातन विचारधारा को वैश्विक दर्शकों के सामने जीवंत किया गया, जहां नवाचार है, विज्ञान है, आयुर्वेद है और है भारत की प्राचीन विरासत। भूमिगत धरोहरों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यह मंडप भारत की प्रगति का दस्तावेज बन चुका है। IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, भारत मंडप केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक आत्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है, जो भारत की आत्मा, उसकी परंपरा और उसकी प्रगति को उजागर करती है। You all are welcome to this करता है। 13 अप्रैल 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले विश्व एक्सपो 2025 का विषय है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। इस आयोजन में 160 से अधिक देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। इसमें करीब 2 करोड़ 80 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और इस वैश्विक मंच पर भारत मंडप देश की सॉफ्ट पावर का जीवंत प्रतीक बन चुका है। भारत मंडप एक संवाद है, भारत से, भारत के लिए और पूरे विश्व के साथ। यहाँ परंपरा मिलती है प्रगति से और संस्कृति बनती है भविष्य का माध्यम। भारत मंडप केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक आत्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है, जहां विज्ञान है, नवाचार है, आयुर्वेद है और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत भी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुति की तरफ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में महिला गायिकाओं का अनमोल योगदान रहा है। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाई थी विदुषी शुभ्रा गुहा की शानदार प्रस्तुति। आज हम आपको एक और दिग्गज शास्त्रीय गायिका से मिलवाने जा रहे हैं। ये नाम है यूनेस्को द्वारा गोल्डन नाइटिंगेल ऑफ द ईस्ट से सम्मानित पद्म भूषण डॉक्टर शन्नो खुराना का। ख्याल और ठुमरी गायन में पारंगत शन्नो जी आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वरिष्ठतम गायिकाओं में शुमार हैं। संगीत की सच्ची साधक डॉक्टर शन्नो खुराना ने गीतिका संस्था के जरिए महिला कलाकारों को मंच देने का अद्भुत कार्य भी किया है। तो आइए आज की सांस्कृतिक प्रस्तुति में सुनते हैं राग खमाज में उनकी मधुर ठुमरी। बन रे यारे प्यारे, बन रे यारे प्यारे, प्यारे मोरे अनंत नाजा, प्यारे मोरे अनंत नाजा। परी हूँ पैया थकी हूँ परी हूँ पैया थकी हूँ बन रे यारे प्यारे। हम जो कहत तुम सुनो, हम जो कहत तुम सुनो, हमारी बात हमारी तुमसे बही रसीली बात। बन रे यारे प्यारे, 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 प्यारे मोरे अनंत नाजा, प्यारे मोरे अनंत नाजा। परी हूँ पैया थकी हूँ परी हूँ पैया थकी हूँ बन रे यारे प्यारे। हम जो कहत तुम सुनो, हम जो कहत तुम सुनो, हमारी बात हमारी तुमसे बही रसीली बात, हमारी तुमसे बही रसीली बात। बन रे यारे प्यारे, बन रे यारे प्यारे, प्यारे मोरे अनंत नाजा, प्यारे मोरे
हम जो कहत तुम सुनो, हम जो कहत तुम सुनो, हमारी बात हमारी तुमसे बही रसीली बात बन रे यारे प्यारे, बन रे यारे प्यारे, बन रे यारे प्यारे। पद्म भूषण डॉक्टर शन्नो खुराना की मधुर ठुमरी के बाद अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां बात होगी भारत के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास की। भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जहां वैदिक काल से ही जन भागीदारी, विमर्श और न्याय की परंपरा रही है। सिने सर्कल के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विदेशी यात्रियों ने किस तरह भारतीय शासन व्यवस्था का वर्णन किया। आज के इस सेगमेंट में हम प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी का विशेष अंश, हमारा संविधान हमारा गौरव, जो लोकतंत्र के 3 स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सरकार की संरचना, कार्यप्रणाली और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। आइए देखते हैं। भारत का संविधान, इसने स्वतंत्र भारत को एक आधुनिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र के सांचे में ढाला है। साथ ही इसने लोकतंत्र के पारंपरिक और सहिष्णु आचरण का सम्मान और संरक्षण किया है। ये प्राचीन और आधुनिक लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट समन्वय है। भारत का संविधान सबसे व्यापक संविधानों में से एक है। संविधान सभा के सदस्यों को गहन विचार विमर्श द्वारा संविधान को अंतिम रूप देने में 3 वर्ष का समय लगा। संविधान सभा की स्थापना 1946 के कैबिनेट मिशन योजना द्वारा की गई थी। इसके सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे, जिसमें महिला प्रतिनिधियों, रियासतों के प्रतिनिधियों और प्रमुख धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों का समावेश था। 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति नियुक्त की गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अंततः 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। ये सरकार की 3 मुख्य शाखाओं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्थापना करता है। वो उनकी शक्तियों, उत्तरदायित्वों और संबंधों को परिभाषित करता है। संघीय संविधान की प्रस्तावना आदर्शों, उद्देश्यों और बुनियादी सिद्धांतों पर निर्धारित है, जहां सभी नागरिकों को एक समान माना जाता है ताकि उन्हें समान अधिकार, संरक्षण व सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार मिले। संविधान एक दोहरी संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लोकसभा व राज्यसभा। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है तथा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व को मान्यता प्रदान करता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। प्रारंभ में केंद्र व राज्यों को शासन की 2 स्तरीय प्रणाली प्रदान की गई थी। तत्पश्चात 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से ग्राम स्तरीय शासन के तीसरे स्तर अर्थात पंचायत को जोड़ा गया। संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी एक खंड है। भारत का संविधान बदलते अनुभवों, आवश्यकताओं व समय के अनुरूप बदलावों व सुधार को सहजता से स्वीकार करता है। ऐसे परिवर्तन संशोधनों के माध्यम से सम्मिलित किए जाते हैं। हमारा संविधान भारत के लोकतंत्र की दीर्घकालिक परंपरा का एक वास्तविक प्रतिबिंब है, जिसने हमें विश्व के सबसे प्राचीन
और सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक बनाया है। हमारे सांस्कृतिक प्रस्तुति के सेगमेंट में आपने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका पद्म भूषण डॉक्टर शन्नो खुराना को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक और दिग्गज साधक से। भारतीय संगीत परंपरा में कई वाद्य यंत्र अपनी विशिष्ट ध्वनियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात सितार की होती है तो इसकी झनकार आत्मा को छू जाती है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वाद्य यंत्र ने संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। विलायत खान, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी जैसे महान सितार वादकों की श्रेणी में एक और प्रतिष्ठित नाम है पद्म भूषण पंडित अरविंद पारिक। उस्ताद विलायत खान के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक पंडित अरविंद पारिक इमदाद खानी इटावा घराने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सितार को आधुनिक युग के संगीत साधकों तक ले जाने में सेतु बने हुए हैं। तो आइए संस्कृति संवाद के इस विशेष साक्षात्कार में सुनते हैं पंडित अरविंद पारिक जी से हुई बातचीत के कुछ प्रेरक अंश। Speak about the lineage of our gharana, how sitar and surbahar came to be introduced in our gharana's style of playing, and so on. According to Bharatiya Sangeet Kosh, written by Bimalakant Roy Chaudhary, who was a senior student of Ustad Inayat Khan, that the Mool Purush of our gharana was Sarojan Singh, who it is believed was a Rajput and then converted to Muslim religion. He was a vocalist and was a zamindar of a place called Naigaon. His son was Torab Khan. Torab Khan also, it is believed, was a vocalist. His son was Sahabdat Khan, and it is believed that it was Sahabdat Khan who introduced surbahar and sitar in the style of our gharanas, compositions and recitals. There is one theory that Sahabdat Khan invented surbahar, but I think that theory now gradually is taking place in believing that Sahabdat Khan was instrumental in improving surbahar, and apparently surbahar was invented by a great musician called Sajjad Hussain Khan. Sahabdat Khan's son was Imdad Khan, and our gharana is known as Imdad Khani Gharana, partially because Imdad Khan Sahab started, so to say, a completely new style of sitar playing and surbahar playing. In fact, in 1904, Imdad Khan Sahab has recorded his surbahar as well as sitar. Several records are available, and this shows that there was a new trend in sitar playing altogether. Let me demonstrate a little bit as to what change in the style of sitar playing came about in Imdad Khan's time, because that will perhaps illustrate. Alap was instant in olden times. Style in Tant Ang Alap was based. Imdad Khan Sahab the difference is that the decorative elements were very few. This kind of decorative elements are not seen in Imdad Khan Sahab's playing. More as you can see, though there is Gayaki Ang there, it is Drupad based. There are very little traces of the Khyal Ang in Imdad Khan Sahab's playing.
In sitar, the records which we have got are only 78 RPM, 3 minutes and odd, and therefore we find that he has concentrated on his right hand. His right hand was extremely powerful, and therefore whatever we hear is in sitar is there is no alap. In surbahar there is Jaunpuri, for instance, there is a beautiful alap of Jaunpuri. This was recorded in almost 108 years back in 1904, and I am told that there is the first instrumental music record available. Now, after Imdad Khan Sahab, Inayat Khan Sahab came. Now, Inayat Khan Sahab started again to develop further what Imdad Khan Sahab had started or established. Inayat Khan, it is believed, beautified the music, introduced a lot of emotions in music, and that's why he was called Bengal ka Jadugar. बंगाल का जादूगर है, इतना ब्यूटीफुल था. It is said that his execution was so perfect, it's so much melodious, so much सुर में था कि it is said that he used to play in Khamaj. Now this particular Murki, it is said that when he would come here, people would say, "Khan sahab, wohi Murki bajaiye." It was so perfect. This was Inayat Khan. तो अभी आपने सुना पद्म भूषण पंडित अरविंद पारिक को, जो एक ऐसी सांगीतिक धरोहर हैं जिन पर पूरे देश को गर्व है. अब चलते हैं दूसरी धरोहर की ओर, यानी संस्कृति संवाद के अंतिम सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ, जहां हम आपको मिलवाते हैं भारत के किसी एक विशिष्ट गांव की सांस्कृतिक विरासत से. जैसे कि आप जानते हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एक अहम हिस्सा है, जिसके अंतर्गत देश भर के गांव की सांस्कृतिक विविधता का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है. तो आज हम आपको दिखाते हैं गुजरात का खूबसूरत गांव वाराही. तो चलिए चलते हैं वाराही की ओर. वराही गांव गुजरात राज्य के पाटण जिले में स्थित है. संतालपुर पालनपुर हाईवे वराही गांव के बीच से होकर गुजरता है. यहाँ की कुल जनसंख्या 9,824 है. वराही गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन और दुकानदारी है. वराही गांव कढ़ाई के काम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है. कहना गलत नहीं होगा कि वराही गांव की असली रौनक यहाँ का बाजार है. यहाँ बनने वाले फाफड़ा, जलेबी और पेड़ों की मांग मुंबई तक है. एक तरफ भीड़ से भरा बाजार और दूसरी तरफ मन को शांति और सुकून प्रदान करते हुए मंदिर. वराही गांव में मौजूद जुम्मा मस्जिद गांव के मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है. वराही गांव में प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी वाले दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है. वराही में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले वन महोत्सव में ग्राम पंचायत की तरफ से बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाता है. वराही गांव अपने बाजार की तरह खुद में अलग अलग रंग समेटे हुए है और विकास में मूल मंत्र के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं के असली कलेवर को संरक्षित रखकर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है. तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड, जहां आप रूबरू हुए भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत से. हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा. कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में आपके सुझाव हमारी प्रेरणा है.
अपने विचार और सुझाव आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर संस्कृति संवाद के अगले अंक के साथ, जहां हम लेकर आएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति की कुछ और अनमोल कहानियां। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।